नमस्कार दोस्तों, रूबरू में एक बार आपका फिर से स्वागत है। रूबरू में हमेशा ये हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन लोगों से मिलवा सकें, उन लोगों की बात आप तक पहुंचा सकें जो मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों तक नहीं कह पाती, लोगों तक नहीं ले जा पाती, और जो वास्तव में समाज, सोसाइटी और दलित बहुजन मुद्दों के लिए लिखते, पढ़ते, सोचते और समझते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ उर्मिलेश जी हैं। आप राज्यसभा टीवी से जुड़े हुए हैं। मीडिया मंथन करके एक कार्यक्रम आता है जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं, और सबसे ख़ास बात उस प्रोग्राम की ये है कि उसमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे शामिल किए हैं सर ने जिन्हें लोग शामिल करने से कतराते हैं। अभी इनकी 2 किताबें भी आई हैं, एक कश्मीर विरासत और सियासत, और एक दूसरी किताब जो है क्रिस्टोनिया मेरी जान। आज इन सारे मुद्दों पे हम सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो देश में चीज़ें चल रही हैं वो कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, और वो लोगों तक किस रूप में पहुंच रही हैं। सबसे पहले तो सर हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नहीं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरी पैदाइश है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने BA MA किया, JNU से मैंने MPhil किया और फिर देश के कई कोनों में जर्नलिज़्म किया। कई स्टेट्स में मैं रहा, बिहार में रहा, यूपी में काम किया थोड़ा बहुत। यूपी में तो यूपी का ही हूँ, दिल्ली में ज़्यादा किया, और पंजाब में भी मैं रहा कुछ साल। ये है कुल मिलाकर, और देश विदेश में घूम कर लिखा पढ़ा है। अभी आपकी एक किताब आई, अभी अगर हम कश्मीर के हालात देखें तो उस समय में आपकी किताब आती है और बहुत सारे मुद्दों को समेटे हुए है उसने। कम से कम कश्मीर में क्या चीज़ें, क्या हालात हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और कैसे अभी जो युद्ध का उन्माद फैला हुआ है उस पर भी कुछ। देखिए, एक तो बड़ी समस्या ये है कश्मीर की कि कश्मीर को कश्मीर के बाहर उसको सही पर्सपेक्टिव में कश्मीर समस्या को समझने की बहुत कमी है। लोग कश्मीर के बारे में अज्ञान और गैर जानकारी से इतने पीड़ित हैं कि बहुत सारी जो न्यूनतम जानकारियाँ, जो बेसिक बुनियादी जानकारी जिसको आप कहते हैं कश्मीर के बारे में, वो लोगों के पास नहीं है, और उसके आधार पर वो नतीजे निकालते रहते हैं। तो इवन मैंने देखा कि जो बहुत पढ़े लिखे समाज के लोग माने जाते हैं, मध्य वर्ग के, वो भी कश्मीर के बारे में उनकी जानकारी बहुत गलत है। उसकी वजह यह है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कश्मीर के बारे में जानकारी ही नहीं दी जाती रही है, केवल घटनाक्रमों को रिपोर्ट किया जाता रहा है। उसके इतिहास के बारे में, उसकी सभ्यता के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की सियासत की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानकारी ठोस नहीं मिलती रही है। तो इस वजह से एक बड़ा ह्यूज गैप है, इसको एक बहुत बड़ा मैं गैप कहूँगा, क्योंकि कश्मीर कुछ है, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, कहीं भी आप किसी आम आदमी से बात कीजिए तो वो कुछ समझता है कश्मीर को जी। तो कश्मीर के बारे में जो भी डिस्कोर्स है, मेरा ये मानना है कि वो अज्ञान और गैर जानकारी पर इतना ज़्यादा आधारित है कि जिसकी वजह से डिस्कोर्स सही हो ही नहीं सकता, उसकी दिशा सही नहीं हो सकती। तो मैंने कश्मीर पर पहला काम जो शुरू किया था 94-95 में, मैं पहली बार आई थिंक गया था, और तब से मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि भाई कश्मीर पर कुछ करना है। फिर मैं 97 से मैंने गंभीरता से कश्मीर घूमना शुरू किया। बहुत बढ़िया एक मौका मिल गया जब मैं हिंदुस्तान अखबार में काम करता था, कश्मीर के सारे क्षेत्रों को घूमने का, तीनों इलाके, कश्मीर, वैली, लद्दाख और जम्मू। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी समझने की कोशिश की कश्मीर को। मैंने पढ़ाई भी की कश्मीर पर थोड़ी बहुत, जो हिस्ट्री है खासकर वहाँ की। लोगों से मुलाकातें हुई। पहली जो मेरी किताब आई 2003-4 में आई, 2003 या 4 में, उसका नाम था झेलम किनारे दहकते चिनार। ये किताब काफ़ी पसंद की गई, इसके बावजूद कि हिंदी में ट्रेवलॉग को पढ़ने, ट्रेवलॉग को लेने की उस तरह से कम है, लेकिन वो चूँकि जम्मू था, कश्मीर वैली थी, लद्दाख भी था, तो तीनों का जो एक यात्रा वृत्तांतों के जरिए कश्मीर को बताने की, उसके समाज को, उसकी हिस्ट्री को, वहाँ के आदमी के बारे में जो एक बताने की कोशिश थी हमारी, वो काफ़ी कामयाब मेरे हिसाब से हुई। मैं बहुत प्रचारवादी नहीं हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा ये भी नहीं सोचा कि इसको कैसे, क्या, कौन लोग ले रहे हैं, विद्वत समाज कैसे ले रहा है किताब को, लेकिन लोगों ने खूब पढ़ा उस किताब को, उसके एडिशंस भी आए। तो हिंदी एकेडमी ने अवार्ड भी उसको दिया 2004 में, बेस्ट ट्रेवलॉग ऑफ द ईयर उस समय के। तो मेरे को लगा कि और काम होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेवलॉग था।
तो फिर मैं बार बार कश्मीर जाता रहा। अभी करगिल वॉर भी मैंने कवर किया था अपने हिंदुस्तान के लिए, और हिंदी अखबारों के गिने चुने लोग थे, शायद मैं अकेला था हिंदी में, एक सज्जन और आए थे जो कुछ दिन के लिए आए थे। आई स्पेंड 29 डेज इन करगिल। तो उस दौरान भी मुझे लगा कि नई नई चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। फिर मैंने एक काम किया जो कश्मीर की हिस्ट्री पर था, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का आधुनिक इतिहास। बेसिकली मिलिटेंसी वगैरह का भी दौर कैसे शुरू होता है, उसके पहले क्या ऐसे कश्मीरी समाज में घटनाक्रम थे, क्या उथल पुथल थी, इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से मिलिटेंसी बाद के दिनों में उभरी, इस पर मैंने काम किया। और वो किताब 2006 के आसपास आई पहली बार। मैंने देखा कि उस किताब को हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए पहली किताब थी एक तरह से कश्मीर हिस्ट्री पर। अंग्रेजी में तो बहुत सारी किताबें थीं, हिंदी में नहीं थीं, तो मैंने वो कोशिश एक की और वही किताब 2016 में नए फॉर्म में आई है। नए फॉर्म में ये कि उसमें 2 चैप्टर नए जोड़े गए हैं अद्यतन बनाने के लिए, और कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर वो पुरानी किताब का नए कलेवर के साथ और नए चैप्टर्स के साथ 2 नए चैप्टर जोड़े गए हैं, उनके साथ एक संशोधित परिवर्धित संस्करण है। इस किताब में जो एक नया चैप्टर है हिंदू राष्ट्रवादी सोच और कश्मीर, और एक चैप्टर जो है समझौते के 4 मौके, जो उसमें नई चीज़ें कुछ जोड़ी गई हैं। इनके ज़रिए जो हाल के दिन हैं, हाल के वर्ष हैं, इसमें कश्मीर की क्या गाथा रही है, क्या कहानी रही है, उसको हमने कहने की अपने ढंग से कोशिश की है। तो मुझे लगता है लोग पढ़ेंगे अगर किताब, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत जो है मीनिंगफुल या सफल रहेगी। सर, अभी जो हाल के दिनों में जो देश का माहौल है, खासकर उड़ी की घटना ले लीजिए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पे जिस तरह से हुआ, और सरकार जिस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते रहे हैं और ये अपने अपने देशों के नियम हैं जो होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसको भुनाया गया, चाहे वो यूपी विधानसभा चुनाव की वजह से हो या आने वाले देश में और जितने चुनाव हैं उनकी वजह से, इससे देश पे और बाहर के विदेशी रिश्तों को अगर देख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, और ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, किस दिशा में ये देश को लेके जाएगा? नहीं, देखिए, जो डिफेंस की जो स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में मुझे नहीं कहना कुछ है, वो एक अलग विवाद या अलग बहस का विषय है। लेकिन किसी सर्जिकल स्ट्राइक या सरहद पार करके जाकर कार्रवाई करने को लेकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में देश के इतना ज़्यादा प्रचारात्मक जो ये अभियान चलाया गया, ये पूरी दुनिया में कोई सभ्य देश ऐसा काम नहीं करता। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक सभ्य शालीन मुल्क में या शालीन ढंग से काम करने वाली सरकार किसी डिफेंस स्ट्रेटजी को या किसी अपने स्ट्रेटेजिक एक्शन को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस तरह प्रचारित करती है। ये पहली दफ़ा मुझे देखने को मिला। आपने क्यों किया, आपने किया कि नहीं किया, वो एक अलग विवाद का विषय है। आपने अगर किया तो किस प्रकार का किया, पहले कितनी प्रकार की हुई हैं, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत जैसे विविधता भरे देश, इतने बड़े महादेश में अगर किसी देश की सरकार को या सत्ताधारी पार्टी को कोई एजेंडे पर विमर्श छेड़ना है देश में, तो वो एजेंडा आज की तारीख में हो सकता है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है, रोज़गार कितना बढ़ा है, गैर बराबरी को ख़त्म करने की या कम करने की कोशिशें कितनी हुई हैं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के कल्याण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए कितना काम हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसा क्षेत्र जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक कहते हैं कि भारत जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी दुर्दशा का शिकार है। इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये एक अजीब मुल्क, अजीब सियासत, अजीब सत्ता का ये चेहरा है, जहाँ सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता इटावा जाते हैं तो गाज़ियाबाद जाते हैं, तो गाजीपुर जाते हैं, तो वाराणसी जाते हैं, तो चेन्नई जाते हैं, तो विशाखापत्तनम जाते हैं, तो आजकल सर्जिकल स्ट्राइक। आई मीन, किस तरह की सियासत है, किस तरह का सत्ता का ये सोच है, किस तरह की सत्ता संरचना है। मैं बिल्कुल ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो रियल इश्यूज जनता के हैं उन पर आप कोई बात नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है और बहुत ही, मैं इसको भौंड़े किस्म का राजनीतिक उपयोगितावाद कहूँगा। इसको आप एक तरह से डिफेंस फोर्सेस के ज़रिए जो कुछ किया गया
मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बगैर किया गया, लेकिन उसको आप चुनावी ढंग से उसका दुरुपयोग कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही मैं समझता हूँ कि अलोकतांत्रिक किस्म की प्रैक्टिस है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान हमें समानता का भी हक देता है, संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष होने का भी हक देता है, लेकिन अभी जो देश का माहौल है वो बिल्कुल इस तरह का माहौल है कि हिंदुत्ववादी ताकतें, हिंदुत्व जैसा एजेंडा पूरे देश में, अगर आप खबरों को पढ़ें, अखबार उठा लें, टीवी देखें, सोशल मीडिया पे फैली हुई खबरों को देखें, चाहे वो ऊना का मामला हो, चाहे वो उसके इतर दलित लड़कियों से रेप का मामला हो, दलित बहुजनों पे और सारे अत्याचार के मामले हो, रोहित वेमुला हो, इतने सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें साफ साफ एक चीज़ समझ में आता है कि ये देश पूरा एक तरह से एक हिंदुत्ववादी देश है और हम उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में दलित बहुजन जो लोग हैं उनके लिए क्या और कितनी संभावनाएं बचती हैं या उसमें और क्या हो सकता है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे दुखद यह है कि जो तथाकथित हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो इसीलिए ये सब कर पा रही हैं क्योंकि जो देश का जो दलित बहुजन जिसको आप कह रही हैं, वह समाज न तो ठीक से संगठित है, न उसके पास एक विजनरी लीडरशिप है। और मैं समझता हूँ कि जो दलित बहुजन है उसके पास जो अंतिम एक विजनरी लीडरशिप सामने आई थी वो कांशीराम के रूप में सामने आई थी। और कांशीराम जी के अवसान के बाद मैं नहीं समझता कि इस देश में दलित बहुजन के पास इस वक्त, आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक बड़ी शख्सियत जो बड़े विजनरी शख्सियत हो, ऐसी कोई दिखती नहीं है। जो मध्यवर्ती जातियों के बीच से उभरा राजनीतिक नेतृत्व था एक ज़माने में, जिसकी एक समय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे वो राष्ट्रीय मोर्चा का दौर हो या संयुक्त मोर्चा का दौर हो, यूनाइटेड फ्रंट का, उस दौर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह की सियासत की, जिस तरह की आर्थिक नीतियों पर उन्होंने कदम कदम पर समझौते किए और जिस तरह उनका राजनीतिक क्षरण बहुत तेज़ी से हुआ, जिस तरह उनकी पार्टियों में पार्टियों की जो संरचना है वो वंशवाद के रूप में स्थापित हुई, तो उसकी वजह से मध्यमार्गी या मध्यवर्ती जातियों का जो तथाकथित सामाजिक न्यायवादी जो एक डिस्कोर्स था वो दरअसल बहुत मीनिंगफुल नहीं रहा। मैं तो कहूँगा कि उन्होंने अपने इश्यूज़ को बहुत ट्रिविलाइज़ किया और इस ट्रिविलाइजेशन की प्रक्रिया में अब वो बिल्कुल इस कदर डिजनरेटेड अपने को दिखा रहे हैं, बिल्कुल विकृत हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई सार्थक भूमिका उनकी बची है। यही कारण है कि हिंदुत्ववादी जो शक्तियां हैं उनको खुला मैदान मिल गया है और वो ऐसे तमाम एजेंडे जो आज से 20 साल पहले वो नहीं उठा सकते थे, ऐसे तमाम तेवर वो दिखा रहे हैं जो आज से 15-20 साल पहले नहीं दिखा सकते थे। तो चूंकि दलित बहुजन जो समाज है वो बिखरा हुआ है, उसके पास, जैसा मैंने कहा, कि विजनरी लीडरशिप फिलहाल नहीं है, इसी कारण से हिंदुत्ववादी शक्तियों को शाह मिली है। तमाम इस तरह के इश्यूज उठा रहे हैं। एक तरह का वैचारिक अंधेरा है, एक तरह का वैचारिक रिक्तता है। मैं देखता हूँ कि बौद्धिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर भारत की सियासत में एक शून्य सा है और जब तक नए ढंग के आंदोलन, नए ढंग के संघर्ष नहीं आते सामने, तब तक मुझे लगता है कि इसको भर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तिकड़म जोड़ तोड़ से ये चीज़ नहीं भरेगी। तो भारत एक बड़े मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, जहाँ एक तरफ हिंदुत्ववादी शक्तियों का उपद्रव है, मैं इसको उपद्रव कहूँगा, और दूसरी तरफ जो मध्यवर्ती जातियाँ हैं, जो दलित बहुजन हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके पास एक ताकतवर, सक्षम और समर्थ लीडरशिप का अभाव है। और तीसरा एक और पहलू है जो भारतीय राजनीति में पहले भी था, लेकिन आज के दौर में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ढंग से दस्तक दे रहा है, वो है कारपोरेट का हस्तक्षेप। कारपोरेट इतना ज़्यादा राजनीति में दखल दे रहा है कि एक वैकल्पिक ताकत के रूप में जन समर्थक शक्तियों का उभरना पहले के मुकाबले और चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है आज, जिससे कि नया नेतृत्व उभर सके। अभी जिस तरह से विश्वविद्यालयों को देखें, जिस तरह से वहाँ बच्चे निशाना बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे उनके कुछ बोलने को लेकर के। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में भी देखा किस तरह से दलित छात्र टारगेट किए गए। हम हैदराबाद रोहित वेमुला का इतना बड़ा इंसिडेंस देख लीजिए, और अभी नजीब जेएनयू से गायब है, वो माइनॉरिटी से आते हैं, और जिस तरह से उस पर सरकार का रवैया है, सरकारें जिस तरह से रुख अपना रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो,
ये किस दिशा में ले जाता हुआ कदम है? क्या इस तरह से विश्वविद्यालयों पे अंकुश, इस तरह से वहाँ के छात्रों पे इस तरह की बंदिशें क्या ठीक हैं? देखिए, सबसे जो खतरनाक मंजर है कि संविधान और जो गवर्नेंस की जो शक्तियां हैं, जो संवैधानिक ढांचा है, दरअसल उसका इतना दुरुपयोग पहले मैंने कभी नहीं देखा। सरकार ने एक कमीशन बनाया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि रोहित वेमुला की पृष्ठभूमि को पता लगाने के लिए। जी। अब ये इस तरह से किसी एक छात्र जिसने आत्महत्या की, जिसको आत्महत्या के लिए सरेआम विवश किया गया, एक तरह से उसकी आत्महत्या भी हत्या थी, जी। और ये आप विवाद छेड़ रहे हो कि वो दलित है या पिछड़ा है, और इसके लिए कमीशन बनाते हो। कमीशन जो है गंभीर ढंग से पड़ताल के बजाय बहुत सारे इश्यूज़ को मिस करता है जो हाल के दिनों में सामने आए हैं, उजागर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खौफनाक है दौर। एक बहुत ज़रूरी और बहुत वाजिब मांग थी वहाँ के छात्रों की कि उस दौर के वाइस चांसलर को हटाया जाए। हम स्वयं छात्र आंदोलन से आए हैं, जर्नलिस्ट बनने से पहले हम छात्र के एक रूप में हम भी अपने विश्वविद्यालयों में हम लोग सक्रिय थे। उस दौर में होता ये था कि इस तरह का जब संगठित आंदोलन या बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन होता था तो सरकारें मान लेती थी छात्रों की मांग। लेकिन सिर्फ एक वाइस चांसलर को बचाने के लिए जिस शर्मनाक ढंग से सरकारों ने वहाँ के एट्रोसिटीज़ को सीधे सीधे वहाँ की क्रूएलिटी को डिफेंड किया है, वो हैरतंगेज है। मैंने कम से कम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा था। दूसरी बात, पूरे जेएनयू को जिस तरह नेस्तनाबूद करने, डिसमेंटल करने, जिस तरह उसको ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। जेएनयू वामपंथी रुझान का कैंपस है, दक्षिणपंथी है, मध्य मार्गी है, इससे मेरा मतलब नहीं है। जेएनयू भारत की मौजूदा सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व प्रधान विचारधारा की सरकार कहती है, उसकी अपनी मानव संसाधन की रेटिंग में भी भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। हाँ। जो लेटेस्ट रेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली भी भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयी कैंपस का नाम जेएनयू है। पूरी दुनिया में भारत में अगर किसी एकेडमिक एक्सेलेंस के बड़े महत्वपूर्ण कैंपस की चर्चा होती है तो जेएनयू का नाम आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो गवर्नेंस में लोग हैं वो जेएनयू से नफरत करते हैं। वो एकेडमिक एक्सेलेंस के सबसे बेहतरीन जो कैंपस है उससे उनको चिढ़ है। तो ये भी तो अजीब घटना है। ये पूरी दुनिया में कौन ऐसा लोकतांत्रिक मुल्क होगा जहाँ की गवर्नेंस में जो फोर्सेस हैं, जो ताकतें वहाँ गवर्नेंस में हैं, वो अपने देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से नफरत करें। ऐसा तो हमने एक ही दौर में देखा जब कोई तक्षशिला और नालंदा को ध्वस्त करने के लिए एक उफान आक्रमणकारी एक दौर शुरू हुआ था। बुद्धिज़्म को नष्ट करते हुए कुछ फोर्सेज जो हैं, जिस तरह से जो फोर्सेज हैं वो चाहती थी नए ढंग से पुनर्स्थापना करना अपनी, ये उस तरह का दौर लग रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि संविधान और संविधान में दर्ज जो चीज़ें हैं एक तरफ हैं और जो प्रैक्टिस में चीज़ें सामने आ रही हैं वो अलग अलग हैं। अब आपका संविधान तो कहता है कि आप समाजवादी समाज हैं। आपके संविधान के अलावा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं उसमें क्या क्या उसमें दर्ज हैं। आपके संविधान की एक धारा कहती है कि साइंटिफिक टेम्पर आपके यहाँ समाज में स्थापित करना है, लेकिन सारी वो चीज़ें हो रही हैं जो इन सभी चीज़ों के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि ये दौर कागज़ पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और ज़मीन पर कुछ और है। दुनिया के अनेक मुल्क हैं जिनके यहाँ संविधान लंबा चौड़ा नहीं है इतना, बल्कि कई जगह तो संविधान केवल विरासत और परंपरा से चला आ रहा है कि भाई वहाँ कुछ प्रावधान हैं जो परंपरा विरासत से लिए गए हैं, लेकिन वहाँ की जमहूरियत ज़मीन पर है। हमारी जमहूरियत कागज़ में है और हमने ज़मीन पर उसे उतरने नहीं दिया, या उतरने की कोशिश जब लोग करते हैं कि जमहूरियत को ज़मीन पर लाया जाए तो आप फ़ौरन जो है हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तरह का ये राजनीतिक ऑनस्लॉट नहीं है, केवल राजनीतिक हमला नहीं है, एक बड़े स्तर का वैचारिक और सांस्कृतिक हमला है जो इस देश की जमहूरियत पर हो रहा है। सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने अलग अलग संस्थानों के साथ काम किया है, आप जेएनयू से भी जुड़े रहे हैं। आपका एक आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें आपने बहुत सारे अपने अनुभव लिखे भी थे कि किस तरह से वहाँ कैसे जाति कैसे काम करती है और कैसे मीडिया में इसका कितना बोला है। कास्ट की जो एक हायरार्की है जो भारतीय समाज ने बना रखी है, वो मीडिया में कैसे और कितने हद तक काम करती है? देखिए, इस बारे में मैं दुनिया के एक बहुत मशहूर मीडिया समाजशास्त्री, मीडिया इतिहासकार को कोट करूंगा।
उनका नाम है रॉबिन जेफरी। रॉबिन जेफरी भारत के मीडिया पर एक बहुत अच्छी किताब लिख चुके हैं, बहुत बहुचर्चित किताब है, इंडियाज़ न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन। उस किताब में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए उनकी एक बात को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्तब्ध रहा या बहुत चकित रहा कि मैं भारत के अनेक हलकों में, अनेक सूबों में घूम गया, लेकिन मुझे कोई दलित संपादक नहीं मिला। जी, लिखा है उन्होंने अपनी किताब में। उन्होंने मुझसे बातचीत जब की उन्होंने बाद के दिनों में, किताब आने के बाद मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या भारत में पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता में बहुत हैं, क्या पत्रकारिता में भी हैं? तो मैंने कहा वो भी गिने चुने लोग हैं, और उसमें संपादक तो नहीं के बराबर हैं, और जो हैं वो भी नहीं रहे। तो वो बड़े चकित हुए। उन्होंने ये भी एक जगह लिखा है अपनी किताब में, उन्होंने लिखा कि 98 में भारत के राष्ट्रपति एक दलित थे, उनका इशारा के.आर. नारायणन की तरफ था, लेकिन उस दौर में भी एक भी दलित संपादक नहीं था या वरिष्ठ पत्रकार नहीं था। ये रॉबिन जेफरी का कहना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 15% के आसपास यहाँ पर दलित हैं और 10% पत्रकार भी नहीं है, 5% भी पत्रकार नहीं है, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि अगर आज भी सर्वे करा लिया जाए 2006 के CSDS के सर्वे के बाद, तो वो पॉइंट टू पॉइंट में मिलेंगे आपको। तो ये तो भारत के मीडिया की विविधता की कहानी है। ये एक ऐसा मीडिया है जो इतना बड़ा मीडिया है, 90,000 करोड़ के आसपास का मीडिया है ये। उसका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 80-82 हज़ार हमारे यहाँ अखबार और मैगजीन्स हैं, सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन इस देश में दलित, आदिवासी, यहाँ तक कि पिछड़े भी मीडिया में क्यों नहीं हैं? उनकी आबादी के हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेशन की बात छोड़िए, उनकी एक टोकन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो ये तो संयोग नहीं हो सकता। मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन नहीं करता, लेकिन ये संयोग भी नहीं है। आखिर कुछ तो इसके पीछे कहानी है। दूसरी बात कि देखिए, मैं अमेरिका का प्रशंसक नहीं हूँ, बल्कि अमेरिका को मैं दुनिया की तबाही का एक जरिया मानता हूँ, एक बड़ा कारण मानता हूँ। दुनिया में जहाँ भी उथल पुथल है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व है। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में जो हालात हैं उसमें आप देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहाँ भी है, लेकिन वहाँ के मीडिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए 1978 में एक बड़ी कोशिश हुई, और वहाँ के नेशनल जो सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स है, उसने 4-5 बड़े कदम उठाए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ताकि जो अश्वेत हैं उनको मीडिया में लाया जा सके, या जो ऐसे लोग जो उत्पीड़ित तो नहीं कहेंगे अमेरिकी समाज में उनको, लेकिन जो श्वेत समाज से बाहर के हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नहीं है, मीडिया में लाने के लिए कोशिश ये की गई कि जिस वक्त ये कोशिश की गई थी उस वक्त उनकी संख्या 2-3% थी। आज उनकी संख्या 12 के आसपास है, 12-13% है। उन्हीं 4-5 कदमों से उनके यहाँ सिंगर, उनके यहाँ फिल्म मेकर, उनके यहाँ नायक नायिकाएँ, मैं फिल्मी नायक नायिकाओं की बात कर रहा हूँ, पॉप सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, वो भी अश्वेत समाज से हैं। बहुत सारे ऐसे समाजों से हैं जो सदियों से डिस्क्रिमिनेटेड रहे, लेकिन अपने समाज में जो आप कहते हैं कि विश्वगुरु रहा है, पता नहीं कब रहा है विश्वगुरु, और आपके समाज से जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, उत्पीड़ित समाज है, यहाँ तक कि बैकवर्ड कम्युनिटी के बड़े हिस्से में जो पिछड़े और उत्पीड़ित हैं, वहाँ से माइनॉरिटीज़ में भी आप देखिए बहुत हद तक माइनॉरिटी के एक हिस्से से कुछ लोग हैं फिल्मों में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका कहाँ है मीडिया में, डांस में, म्यूजिक में, क्योंकि उनको वंचित रखा गया है शिक्षा से। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो पहली बार शिक्षा के द्वार खुले थे यहाँ के जो डाउन ट्रॉडन्स थे, इसके पहले तो कभी थे ही नहीं। कभी किसी का अंगूठा काट लिया जाता था, कभी किसी की जीभ काट ली जाती थी, कभी मंत्र पढ़ा जाता था कि अगर तुम श्लोक पढ़ोगे तो तुम्हारे कानों में या तुम्हारे जिह्वा में ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। तो जिस तरह का एक यातना के दर्शन पर खड़ा समाज है ये, जिस तरह का, जिसकी प्राचीनता पर हमारे हिंदुत्व की शक्तियाँ गौरव करती हैं, दरअसल वो शर्म करने लायक है, वो गर्व करने लायक नहीं है, वो शर्म करने लायक विरासत है, शर्म करने लायक इतिहास है। और इतिहास से डिटैच होकर एक नए भारत की बुनियाद की बात इसीलिए आम्बेडकर ने की थी, ज्योतिबा फुले ने इसीलिए की थी, और बाद के दिनों में और भी लोगों ने की। भगत सिंह ऐसा ही सोचते थे, इसी तरह की एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो प्रश्न है वह भी, चूँकि मीडिया आज कारपोरेटाइज भी हो चुका है, भारत के कारपोरेट और भारत के जो वर्णवादी शक्तियाँ हैं उनके बीच एक बहुत ही दुरभिसंधि है।
और मेरा मानना है कि ये पहले से कहा जाता रहा है इस तरह की बात कि जो व्यापारी समाज है और जो ब्राह्मणवादी समाज है, दोनों के बीच का गठबंधन, तो वो नए रूपों में कारपोरेट और जो वर्णवादी जो व्यवस्था है उसके बीच का गठबंधन है। इसी कारण से कि मीडिया, सिनेमा, म्यूजिक, दुनिया की बेहतरीन जो कला रूप हैं उसमें लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। जबकि विरासत देखिए अगर कला की, संगीत की, तो सबसे अधिक उन लोगों के पास है जिनको बहुजन कहा जाता है। इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, जो बेहतरीन हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महान गायक गीतकार रहे हैं जो डाउनट्रॉडन पिछड़े उत्पीड़ित समाजों से रहे हैं। आप शैलेंद्र जैसा गीतकार, फिल्मी जीवन जो फिल्मी दुनिया में उतरा, वो बिहार के एक बेहद गरीब दलित परिवार से आए थे, लेकिन उस समय इप्टा और PWA का मूवमेंट था, उसने ऐसे लोगों को स्पेस दिया, जगह दिया। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि शैलेंद्र कहाँ से आए थे, पृष्ठभूमि उनकी। लेकिन आज लोगों को अपना नाम छुपाना पड़ता है, अपनी जाति छुपानी पड़ती है, तब कहीं बाई चांस उनको कोई जगह मिल जाती है। ये हाल है। तो आई थिंक हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र ये खाते पीते और जिनके पास क्लाउट है उनके लिए लोकतंत्र है, जिनके लिए नहीं कुछ है जिनके पास, उनके लिए ये एक ऑटोक्रेटिक रिजीम है। अभी जो चाइना को लेकर के चल रहा है, जैसे दिवाली आने वाली है और सारी चीज़ें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे भी जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि चाइना का सामान मत खरीदो और सारी चीज़ें, इसका कितना आधार है और ये कितनी सच्चाई है? क्योंकि अब अगर कोई चाइना का सामान नहीं खरीदता है, क्योंकि ये तो 3 से 4 महीने पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो होता है उसमें अब चाइना की अर्थव्यवस्था पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो ये यहाँ के खुदरा व्यापारी जो होंगे, और इन बातों में कितना लोगों को फंसना चाहिए और क्यों फैलाई जाती है? मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत के लोगों का सामान बिकना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ हो? जी, भारत आज़ादी के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका अपना ग्राफ क्या है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? आप क्या बनाते हो बताइए? आप क्या बनाते हो? आप तो उन शोषक राज्यों की तरफ, जो बड़े दुनिया के शोषक राज्य हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं और स्वयं उत्पादन अपने यहाँ नहीं करने देते, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो कहीं से मंगा लेंगे बढ़िया चीज़, हम केवल हथियार बनाएं, हथियार ही बेचें। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिकी बाज़ारों में कई बार मैं घूमता रहा, और कभी शर्ट खरीदना हो तो, कभी घड़ी खरीदनी हो तो, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड खरीदना हो तो, सब डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं और उस पर ठप्पा लगा हुआ है। पता चला, देखें क्या भाई, अमेरिका के किसी मॉल में पता चला मेड इन उरुग्वे, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका, मेड इन चाइना। तो हमारा ये कहना है कि भारत की स्थिति भी वही होती जा रही है कि हम कुछ बेहतर चीज़ नहीं उत्पादन कर रहे हैं, हम कंपटीशन में अपने को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम ये सामान नहीं लेंगे, वो सामान नहीं लेंगे। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आप हथियार क्यों ले रहे हैं दूसरों का? जी। कश्मीरी बच्चों पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उपद्रव करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको डायलॉग से समझाते, आप उनको और दूसरे तरीके हो सकते थे। उन पर आप इजरायली पैलेट गन चला रहे हो, तो पैलेट गन भी तो आपकी नहीं है। आप जो जहाज़ खरीद रहे हो बम बरसाने के लिए, वो कहाँ के हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ के हैं? तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपकी स्थिति इतनी ख़राब है कि हमारे कल कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारे घरेलू उद्योग धंधे जो छोटे मोटे थे हथकरघा पर, या बहुत सारी साड़ियाँ जो सिल्क की जो बनती थीं बनारस, मीनाक्षीपुरम और तमाम जगहों पर, आप उनकी हालत क्या है? कांजीवरम है, उनकी हालत क्या है? वो उद्योग कहाँ खड़ा है? बुनकरों की स्थिति क्या है? हस्तशिल्प से जुड़े जो लोग खासकर जो गरीब तबकों के हैं वो कहाँ खड़े हैं? तो आपने जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको डिस्ट्रॉय किया कि आप कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन लाओगे, लेकिन जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उस पर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बजाय, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान देने के बजाय आपने सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो आप सर्विस सेक्टर पर ध्यान दे रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आपका ध्यान नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तो आप चाइना के खिलाफ बोलो या अमेरिका के खिलाफ बोलो, जिसके खिलाफ भी बोलो, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपका इनिशिएटिव क्या है। आप कुछ अच्छी दवाइयाँ आपके पास हैं, वो भी आप धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, उनको भी महंगा करने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया की मार्केट से चूँकि लिंक्ड हो गया है आज बिजनेस, वो एक अलग तरह का दबाव है जो WTO दौर से हमने माना है। तो देर आर वेरी मेजर प्रॉब्लम्स, लेकिन हम उनको एड्रेस करने के बजाय हम लगातार एक स्केपगोट खोज रहे हैं। साथियों, ये थे उर्मिलेश जी,
जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों पे बात की। देश में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो जाति के मुद्दे पे हो, मीडिया का रुख हो या चाइना सामान को लेकर के, और अपनी किताब के बारे में भी हमें बताया। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आपकी किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।